एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के ऊपर है और ये चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो यार देखो, तुम्हें हर कोई बताता है कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, थरली बिल्कुल रीडिंग लगानी चाहिए। आई अग्री दैट, बट तुम्हें एनसीईआरटी की थरली रीडिंग लगाने के साथ साथ में एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो भी तुम्हें सॉल्व करने चाहिए, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में नीट एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता हु नोज कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, एनटी कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा छान मारना है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक भी मिस नहीं करने हैं। सो माय नेम इज एकता सोनी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बच्चों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड नंबर 1 क्वेश्चन के साथ में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। Number 1 question is asking, mention the advantages of selecting pea plant for experiment by Mendel। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने पी प्लांट को क्यों यूज किया था, क्या एडवांटेजेस है पी प्लांट के। तो यार सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, पी प्लांट जो होता है ना, उसको ही क्यों यूज किया। ये क्वेश्चन तो मतलब इतना पुराना है, जब आप 9th-10th में भी पढ़ते हैं ना, आपके पास मेंडल वाला चैप्टर आता है 10th क्लास में, वहां पर भी आपसे पूछा जाता है। तो देखो, आपको पता है कि पी प्लांट में ना काफी सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से इसने चूज किया था ये वाला प्लांट। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हाइट हाइट एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है। उस हाइट के कैरेक्टर के अंदर दो तरीके की हाइट हो सकती है, एक तो टॉल हो सकते हैं, एक डॉर्फ हो सकता है। तो टॉल एंड डॉर्फ दो तरीके के हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही बच्चों आपके पास में जो शेप के अकॉर्डिंग अपन बात कर ले तो राउंड हो सकता है एंड रिंकल हो सकता है ना। इस तरीके से आपके पास में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। तो सेवरल कैरेक्टर्स होते हैं पी प्लांट के अंदर। ठीक है, इस वजह से इसने पी प्लांट चूज किया। नंबर 2, पी प्लांट चूज करने के पीछे जो रीजन था बच्चों, वो ये था कि ये जो प्लांट होता है वो कैसा है। ये प्लांट जो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब इसके पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। अगर हम करवाना चाहें बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन करवाना चाहें, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि हमारे कैरेक्टर में मतलब जो हमारा पैरेंटल प्लांट है उसके अंदर कोई वेरिएशन ना आए, हम एग्जैक्ट वही चाहते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर अपन क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो वहां पर तो चांसेस होंगे कि वेरिएशन आएंगे, यहाँ पर चांसेस नहीं होंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाकर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारी जो ट्रेड्स जो हमें चाहिए है उसके अंदर, है ना, एग्जैक्टली वही की वही हमें ट्रेड्स लेट्स सपोज चाहिए है, तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाना पड़ेगा। तो ये फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। लेकिन इन केस मान लो कि तुम क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहो, तो इस फ्लावर की ये और खासियत है, हम बोल सकते हैं कि और इसने क्यों चूज किया था ये वाला प्लांट, इसके पीछे एक और रीजन था कि हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि यार देखो, कोई भी जैसे पी प्लांट है, मटर का पौधा जो होता है, इसके फ्लावर में तुम इमैस्कुलेशन कर दो। इमैस्कुलेशन का मतलब पता है, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि जब आप बाइसेक्सुअल फ्लावर में से उसके स्टेमन को उठा के फेंक देते हो, है ना, उसके स्टेमन या उसके एंथर को हटा देते हो ना, तो वो इमैस्कुलेशन होता है। इमैस्कुलेशन हम करवा देते हैं। इमैस्कुलेशन करवाकर हम उसका मेल जो पार्ट होता है, मेल पार्ट जो होता है उसको हटा देते हैं उस फ्लावर के अंदर, और सिर्फ कौन रखते हैं, पिस्टिल रखते हैं। और उस पिस्टिल का हम क्या करवा देते हैं, जो भी यू नो डिजायर्ड कैरेक्टर वाला स्टेमन होता है, डिजायर्ड कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन्स हमारे पास में होते हैं, उससे हम उसका क्या करवा देते हैं, पॉलिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, पिस्टिल रखकर और डिजायर्ड कैरेक्टर वाला हम प्लांट उससे जनरेट करवा लेते हैं। नंबर चौथी चीज हम बोल सकते हैं कि पी प्लांट इसलिए यूज किया गया क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। इसका लाइफ स्पैन जो होता है ना, काफी ज्यादा शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसकी वजह से क्या होगा, शॉर्ट लाइफ स्पैन होने की वजह से बच्चों बहुत सारे सीड्स का प्रोडक्शन कर सकता है, बहुत सारे सीड्स का प्रोडक्शन करेगा एट वन टाइम, एक टाइम के अंदर ही काफी ज्यादा। क्योंकि देखो, कम लाइफ स्पैन है तो उसको पता है कि मेरा लाइफ स्पैन इतना ही है। लेट्स सपोज 7 दिन का लाइफ स्पैन है या 1 महीने का लाइफ स्पैन है, 1 महीने का मानते हैं, तो 1 महीने के अंदर ये पौधा मर जाएगा, है ना, पैदा होगा और 1 महीने चलेगा फिर मर जाएगा। तो इसको पता है कि मेरी अस्तित्व बना रहे मेरा, मैं अगर मर जाता हूँ तो मेरे पीछे जो मेरे सीड्स हैं वो भी, मतलब हर कोई चाहता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस, मतलब जो हमारा
मोटिव होता है, मेन मोटिव तो यही होता है कि हमारी पीछे संतति रहे, और अगर हम मर जाएं तो कोई बात नहीं, हमारा पूरा का पूरा वंशज चलता रहे। वैसा ही पी प्लांट में भी होता है कि ये मर जाते 1 महीने के अंदर, तो लेट्स सपोज तो ये सोचते हैं कि 1 महीने के अंदर यार अपन तो मर जाएंगे, तो अपन क्या करते हैं, पीछे बहुत सारे सीड्स, या फिर हमारे जो सीड्स हैं, हम जो मेन प्लांट्स आएंगे उन सीड से, तो वो हमारी और पी प्लांट आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। ऐसे है कि पी प्लांट का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। इसीलिए 1 महीने में ये बहुत सारे सीड्स, वन जनरेशन के अंदर एट वन टाइम बहुत सारे सीड्स को जनरेट कर देते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं कि पी प्लांट को इन्होंने यूज किया। तो काफी सारे फायदे हैं पी प्लांट को यूज करने के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, सबसे पहले डोमिनेंस एंड रिसेसिव। तो देखो डोमिनेंस एंड रिसेसिव में फर्क क्या होता है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डोमिनेंस एंड रिसेसिव। डोमिनेंस एंड रिसेसिव, ठीक है। अब देखो ये इतनी सिंपल सिंपल सी बातें हैं। डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। तो मान लो यार डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंस क्या होती है एक्चुअली, कि मान लो ये है एक डोमिनेंट जीन जो कि हाइट के लिए है, टॉल प्लांट, ठीक है, और ये है ड्वार्फ प्लांट के लिए जीन, ठीक है। डोमिनेंट इन दोनों में से लॉन्ग वाला है, यानी कि टॉल वाला है। ये कैपिटल टी इज डोमिनेंट, स्मॉल टी इज रिसेसिव। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्लांट के पास में ऐसा जीन प्रेजेंट होगा, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, तो आपको पता है कि कैपिटल टी टॉल प्लांट के लिए आता है, स्मॉल टी कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ड्वार्फ प्लांट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ये सोच सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर वो प्लांट, जिस प्लांट में ये वाला कॉम्बिनेशन है, वो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। तो यार उस प्लांट को हम बता सकते हैं कि ना तो वो, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम वही ना तो वो टॉल होगा ना तो वो डॉर्फ होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इनमें से क्या होता है, जो टॉल वाला होता है ना वो डोमिनेंट होता है। वो क्या करता है, स्मॉल वाले ये जो कैरेक्टर होता है, ये हमारा डॉर्फ वाला कैरेक्टर है, ये रिसेसिव होता है। इसका इतना फायदा, इसका फर्क नहीं पड़ता, इतना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और इसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये है, अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो स्मॉल टी को सप्रेस कर लेता है, स्मॉल टी का चलने नहीं देता, ठीक है। तो स्मॉल टी को नहीं चलने देगा, कैपिटल टी की ही चलेगी, कैपिटल टी का ही कैरेक्टर सामने दिखेगा। तो दैट इज वी दैट्स व्हाट वी कॉल डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास में कोई हेटेरोजाइगस, इसको बोलते हैं बच्चों हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस में डिफरेंस यही होता है, हेटेरोजाइगस में दो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में कैरेक्टर के जीन्स प्रेजेंट होंगे, एलील्स प्रेजेंट होंगे, सॉरी। एंड जो आपके पास में होमोजाइगस कंडीशन होती है, अगर मैं होमोजाइगस कंडीशन की बात करूं, तो होमोजाइगस कंडीशन बच्चों कैपिटल टी या स्मॉल टी मतलब सेम सेम ही एलील्स प्रेजेंट होते हैं। हेटेरोजाइगस में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और आपको पता है कि डोमिनेंस तभी शो होगी, कि कोई किस पे कितना डोमिनेंट है, कितना प्रभावी है, वो तभी शो होगा जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। होमोजाइगस कंडीशन में तो तुम बता ही नहीं सकते ना कि कौन ज्यादा प्रभावी है। होमोजाइगस के अकॉर्डिंग तो भाई दोनों दोनों ही अपने कैपिटल टी हैं, दोनों ऑब्वियसली बात है कि टॉल ही करेंगे, है ना। डॉर्फ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर दोनों स्मॉल ही, डॉर्फ के वाले जीन ही है, एलील्स ही है, तो ऑब्वियसली बात है कि डॉर्फ ही होगा प्लांट, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि टॉल हो जाए। तो डोमिनेंस में हमेशा आप याद रखेंगे कि यहाँ पर कोई भी रिसेसिव, डोमिनेंस में आप याद रखेंगे कि ये हमेशा हेटेरोजाइगस मिलेंगे। हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या होता है ना, एक कैरेक्टर या एक एलील जो होता है वो डोमिनेंट होता है दूसरे के ऊपर, इस वजह से उस डोमिनेंट वाले का ही कैरेक्टर, उस डोमिनेंट वाले का ही फिनोटाइप शो होता है हमें एक प्लांट के अंदर। तो अगर हम एक प्लांट, इस वाले प्लांट को देखेंगे, तो ये वाला प्लांट जो होगा वो टॉल प्लांट होगा। टॉल इसलिए है क्योंकि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट होता है यहाँ पर। रिसेसिव की अंदर बात करें तो रिसेसिव कभी भी, रिसेसिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो बच्चों की हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे तो कभी भी इनको अपना प्रभाव नहीं दिखाने दिया जाएगा, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट वाला होगा वो इसके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि इनको मौका ही नहीं मिलेगा कि अपना कैरेक्टर शो करें। इसीलिए जो होमोजाइगस कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल टी है ना, तो होमोजाइगस कंडीशन में दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रभावी भी नहीं है, दोनों ही बस एक ही कैरेक्टर शो करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, एक ही कैरेक्टर शो करेंगे, दैट कैरेक्टर इज यू नो
जो भी इसका कैरेक्टर होता है, ड्वार्फ कैरेक्टर है ना, वही शो करेंगे। इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि इसके पास लॉन्ग प्लांट का कोई जीन आए, कोई एलील आए, कुछ भी नहीं इसके पास में। तो ये रिसेसिव चीज हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी डोमिनेंस एंड रिसेसिव के बीच में। नंबर बी है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो देखो मैंने अभी भी आपको बता दिया होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बारे में। ये आपके पास में होता है हेटेरोजाइगस, ये है हेटेरोजाइगस, और ये होता है होमोजाइगस। या तो इसको स्मॉल टी ले लो, या कैपिटल टी ले लो। बेसिकली जब एलील्स, जब एक जीन के अंदर अपन जब देखते हैं तो उसके जो एलील्स होते हैं, जो वो डिफरेंट डिफरेंट एलील्स होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, डिफरेंट डिफरेंट एलील्स है, दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, सॉरी दो एलील्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के दो एलील्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो दोनों एलील्स जो प्रेजेंट होंगे तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ये एक ही कैरेक्टर है, मतलब हाइट ही कैरेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि या तो वो ड्वार्फ है या तो वो टॉल है। ऐसा नहीं कि वहां पर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश यहाँ पर स्मॉल टी के साथ में होने की जरूरत मतलब है नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, दोनों एलील सेम होते हैं। तो ये होता है बच्चों, दोनों एलील्स जब सेम होते हैं तो ये होमोजाइगस कंडीशन होती है। और मैं आपको बता दूं जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है वो हमेशा हमेशा दो टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। यहाँ से कैपिटल टी निकलेगा और स्मॉल टी निकलेगा। लेकिन जब हम होमोजाइगस कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ से स्मॉल टी या स्मॉल टी एक ही टाइप का गैमीट निकलता है। तो गैमीट में कोई फर्क नहीं आया, एक ही टाइप है गैमीट का। यहाँ पर गैमीट दो अलग अलग टाइप के जनरेट हुए हैं। तो ये फर्क होता है बच्चों होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, मोनोहाइब्रिड में क्या होता है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम कैसे करवाते हैं बता दो तुम्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल और केवल ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज करते हैं। एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज करेंगे, मतलब कि तुम्हें अगर हाइट यूज करनी है, हाइट यूज करो। हाइट के अंदर तुम्हारे पास में टॉल भी आता है, ड्वार्फ भी आता है ना। तो हाइट करना है, हाइट यूज करो, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज करना है, दो नहीं करने हैं। तो मोनो हाइब्रिड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मोनो है, मोनो मीन्स वन, सिंगल, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज करना है, हाइट का हमने यूज करा। तो देखो यार, एक टॉल प्लांट होता है, एक ड्वार्फ प्लांट होता है, इन दोनों को हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। जैसे ही इनसे क्रॉस करवाएंगे सबसे पहले तो इनके गैमीट बनवा लेते हैं। तो ये कैसे टाइप के गैमीट बनाएंगे, कैपिटल टी, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं मान के चलती हूँ उसके पास में कैपिटल टी एक ही टाइप का गैमीट बना, इसके पास में भी स्मॉल टी एक ही टाइप का गैमीट बना। ये दोनों गैमीट्स आपस में आके क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ये आ जाती है इसकी F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन जो है डोमिनेंट शो करती है, डोमिनेंसी शो करती है, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंसी शो करती है ना। तो यहाँ पर सारे के सारे प्लांट कैसे होते हैं, टॉल होते हैं ड्यू टू डोमिनेंसी। ठीक है, ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो वहां पर हमारे पास में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है। डाई हाइब्रिड के अंदर क्या किया जाता है भैया, डाई हाइब्रिड में क्या किया जाता है, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा एक तो हमने कर लिया बच्चों, जैसे आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एक तो हमने शेप का किया है ना, सीड का शेप क्या है। एक हमने कर लिया सीड का कलर क्या है। तो कलर और शेप दोनों, दो कैरेक्टर्स हो गए हमारे पास में। वहां पर सिर्फ एक कैरेक्टर था हाइट, यहाँ दो कैरेक्टर है शेप एंड कलर। तो कलर में हमारे पास में आ जाता है बच्चों येलो एंड ग्रीन। ठीक है, शेप में आपके पास आ जाता है राउंड एंड रिंकल। ठीक है, इस तरीके से। तो राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, कुछ इस तरीके से अपन करवाते हैं, है ना। तो वहां पर अपन क्रॉस करवाते हैं किसके किसके बीच में, जो अपने पास में शेप होता है, जो अपने पास में क्या होता है बच्चों, राउंड एंड येलो को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि येलो यहाँ पर प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, ग्रीन यहाँ पर स्मॉल होता है, यानी कि वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है। राउंड कैरेक्टर ये हो गया, रिंकल ये हो गया। ठीक है, रिंकल और ग्रीन ले लेते हैं, इनके बीच में अपन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, आपको पता है दो टाइप के गैमीट आएंगे, कैपिटल आर से आर आएगा, और कैपिटल वाई से कैपिटल वाई एक टाइप का गैमीट आएगा। तो यहाँ से इस तरीके का बन जाता है, यहाँ से हमारे पास में इस तरीके का बन जाएगा। इन दोनों का जब हम फ्यूजन करवाने जाएंगे तो फ्यूजन करवाने के बाद में हमारे पास में कुछ इस तरीके का F1 जनरेशन आएगी। दिस इज आर F1 जनरेशन, जहां पर हमारे पास में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही शो होगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ क्या है ये,
हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन आ जाती है। और ये एफएन जनरेशन के अंदर जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है वही ज्यादा शो होगा, यानी कि राउंड और येलो जो है सीड्स हमें शो होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाता है। आगे बात करते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकाई, हाउ मेनी टाइप ऑफ गेमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। देखो यार, जब भी आपको टाइप ऑफ गेमीट निकालने हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन आपको दे रखी है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एक हेटेरोजाइगस है 4 लोकाई के लिए। 4 लोकाई, लोकाई क्या होता है, जैसे कि मान लो ये क्रोमोसोम है तुम्हारा, यहाँ पर आपके पास में जहां पर भी ये जो डीएनए सॉरी जीन जो प्रेजेंट होता है, उस जीन के प्रेजेंट होने की जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन को हम लोकाई कहते हैं। तो 4 लोकाई है, मतलब यहाँ जीन है, यहाँ जीन है, यहाँ जीन है, यहाँ जीन है, हो गए 4 लोकाई। ये 4 लोकाई प्रेजेंट है। तो हमने देखना है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ गेमीट कैन बी प्रोड्यूस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको एक फॉर्मूला करना है कि जब भी आपके पास में टोटल टाइप ऑफ गेमीट्स पूछते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कि भाई कितने प्रोड्यूस कर सकता है, तो 2 की पावर n आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर n जो होता है वो नंबर ऑफ जीन्स होता है। n is equal to number of genes, है ना, for which the organism is heterozygous। कितने जीन्स के लिए हेटेरोजाइगस है। जीन्स का मतलब बेटा यहाँ पर आपको 4 लोकाई दे रखा है, 4 लोकाई मतलब 4 जीन्स है यहाँ पर, 4 जीन्स, क्योंकि देखो हर एक लोकाई के ऊपर एक जीन प्रेजेंट होगा, एक लोकाई के ऊपर एक जीन होगा, 4 लोकाई पे 4 जीन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो 4 है, और हमारा फॉर्मूला 2 की पावर n हो जाता है। तो 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 4 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाँ जी, 16 टाइप ऑफ गेमीट्स हमारे पास में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी भी हमने किया कि मान लो मैं एक टॉल प्लांट लेती हूँ, एक हम डॉर्फ प्लांट लेते हैं, इससे गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, इससे गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, दोनों का फ्यूजन करवा देंगे। फ्यूजन जैसे ही हम करवा देंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा बच्चों क्या, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाता है क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है F1 जनरेशन। जैसे ही हमारे पास में F1 जनरेशन आती है बच्चों, F1 जनरेशन में हम बता सकते हैं कि हमारे पास में जितने भी प्लांट्स आए हैं वो सारे के सारे टॉल हैं, ठीक है। अब इसकी पुष्टि करने के लिए कि भाई ये जो F1 जनरेशन में टॉल आए हैं, देखो ये तो हमें अभी हम सामने लिख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बट जब मेंडल ने असली में ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बगीचे में किया था, बगीचे में सारे पौधे थे मटर वाले, तो उन मटर के पौधों को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं, मतलब सामने से देखेंगे तो पता नहीं लगेगा, सामने से देखकर तो हमें सिर्फ इतना पता चलेगा हाँ ये लॉन्ग है, ये डॉर्फ है, बट हम उनकी जीनोटाइप कैसे देखेंगे, उनकी जीन की स्ट्रक्चर कैसी थी वो नहीं पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, एक क्रॉस करवाना पड़ता है कि इस F1 जनरेशन का क्रॉस हम करवा देते हैं ड्वार्फ वाले। ड्वार्फ जो होता है ना हमारे पास में फीचर्स का, हमारे पास जो जीन होता है इस होमोजाइगस कंडीशन से हम इसका क्रॉस करवा देते हैं F1 का, इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यही होगा कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने F1 जनरेशन का पता लगाने के लिए कि वेदर इट इज हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, क्योंकि जब मेंडल ने ये क्रॉस करवा लिया था F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल दिखे थे उसे, तो उसको लगा भाई टॉल के अंदर तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो कैपिटल टी होगा, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस मतलब हमने इसको होमोजाइगस कंडीशन जो कि डॉर्फ कंडीशन थी उसके साथ में क्रॉस करवाया। जब हमने इस F1 जनरेशन का बच्चों क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी थी, इसका क्रॉस मैंने इसके साथ करवाया, तो क्या हुआ, देखो इससे क्या हो जाता है, अपन एक पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। पुन्नेट स्क्वायर के अंदर क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास में पन्नेट स्क्वायर होता है, हम यहाँ पर इसके इससे जो ये वाली कंडीशन है इसके थ्रू दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके थ्रू भी एक ही टाइप का गैमीट है स्मॉल टी, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल टी दो गैमीट्स बना लेते हैं। हमने इसका इससे क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करवाया स्मॉल टी, इसका इससे कराया स्मॉल टी। तो क्या हमारे पास में चीजें आई बच्चों सामने कि आपके पास में जो प्लांट आते हैं, आपके पास में जो प्लांट आते हैं ना बच्चों, वो कैसे हैं, लंबे और डॉर्फ, डॉर्फ भी आए प्लांट। डॉर्फ प्लांट आने की वजह से क्या हो गया बच्चों, डॉर्फ प्लांट आ जाने की वजह से क्या हो जाता है, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं कोई गड़बड़ नहीं की,
कोई गड़बड़ नहीं की, कोई गड़बड़ नहीं की, है ना। 2:2 मतलब 1:1 आता है, और ये अपना फिनोटिपिक रेशियो 1:1 ही होता है। तो हमें पता चला कि यार ये स्मॉल टी भी आ रहा है यहाँ पर। मतलब अगर मान लो यार कैपिटल टी ही होता ये, मान लो कैपिटल टी होता ये, और इसका हम स्मॉल टी से करवा रहे होते, तो यहाँ पर कैपिटल टी आता, यहाँ पर स्मॉल टी आता, तो फिर से हमारे पास में सारे प्लांट लॉन्ग ही आते, डोमिनेंट कैरेक्टर है यहाँ पर कैपिटल टी। लेकिन यहाँ पर तो डॉर्फ प्लांट भी आ रहे थे। दैट मीन्स कि हमारी जो F1 जनरेशन आई थी वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आई थी, होमोजाइगस में नहीं आई थी। अगर होमोजाइगस में आती तो यहाँ पर फिर लॉन्ग प्लांट्स आते, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में आई तो हमारे पास में लॉन्ग प्लांट के साथ साथ में डॉर्फ प्लांट भी आए। 2 लॉन्ग प्लांट 2 डॉर्फ प्लांट, ठीक है, 1:1 का हमारे पास में रेशियो आ गया। तो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन किया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए हैं वो टॉल हमें दिखाई दे रहे हैं, फिनोटाइप के अंदर टॉल हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट जीन ओवर दी स्मॉल टी। इसके ऊपर जो होता है ना ये एलील डोमिनेंट हो जाता है, और इस वजह से ये अपना ही कैरेक्टर ज्यादा शो करता है और उसका कैरेक्टर सप्रेस कर देता है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे मैंने बताया बच्चों डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस, अभी अभी हमने टेस्ट क्रॉस भी करके देखा। तो सेम ही चीज है यार, सेम ही चीज है, आप इसको मोनोहाइब्रिड के साथ कर लो, डाई हाइब्रिड के साथ कर लो, है ना। जो F1 जनरेशन आती है उसका हमेशा हम रिसेसिव वाले कैरेक्टर के साथ में हम इसका क्रॉस करवा देते हैं। जैसे ही करवा देंगे तो पन्नेट स्क्वायर बना लेंगे, पन्नेट स्क्वायर बनाते ही बच्चों आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये जो होता है ना टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस हमने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर हमें पता लगाना था कि F1 जनरेशन के अंदर जो ये हमारी जनरेशन आई है ये हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, तो इसका पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास में टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या हुआ, हमने किसके साथ कराया, F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्रॉस करवाया। ठीक है, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाने पर टेस्ट क्रॉस हो जाता है। बड़ा ही सिंपल सा है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, क्या, हाँ जी, आगे हम क्या बात करें, हाँ जी, आगे आगे हम बात करते हैं बच्चिए, ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग अ पन्नेट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ phenotypic features in the first serial generation after a cross between homozygous female and heterozygous male for a single locus। तो देखो यार आपको क्या पता लगाना है यहाँ पर, यूजिंग अ पन्नेट स्क्वायर वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ phenotypic features in the first serial generation, यानी F1 जनरेशन के अंदर जो phenotypic features हैं वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है फर्स्ट फीमेल जनरेशन के अंदर। जब हम क्रॉस करवाते होमोजाइगस फीमेल का क्रॉस करवाते बच्चों हम किसके साथ में, हेटेरोजाइगस मेल के साथ में। होमोजाइगस फीमेल का हेटेरोजाइगस फीमेल के हेटेरोजाइगस मेल के साथ में जब अपन क्रॉस करवाते हैं, तो देखो हमारे पास में होमोजाइगस फीमेल आ जाती है, इसका हम क्रॉस करवाते हैं हेटेरोजाइगस मेल के साथ में। जैसे हम इसका क्रॉस करवाते हैं बच्चों सेम चीज वापस से हमारे पास में वही पन्नेट स्क्वायर हम बनाएंगे, वही पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। हमेशा बच्चों पन्नेट स्क्वायर में ये वाला साइड मेल का होता है, ये वाला साइड फीमेल का होता है। तो आप देख लो ये फीमेल है और ये मेल है ना। जब अपन मेल की कैपिटल टी को कैपिटल टी से करवा देते हैं बच्चों, है ना, तो अपन देखो मेल के गैमीट्स जो होते हैं वो इस साइड लिखेंगे, फीमेल के गैमीट्स जो होते हैं वो इस साइड लिख देंगे। एक सेकेंड रुकिए, फिर से बनाते हैं पन्नेट स्क्वायर यार। है ना, यहाँ पर मेल वाले गैमीट्स लिख देते हैं, यहाँ पर फीमेल के गैमीट्स लिख देते हैं। फीमेल के गैमीट्स कैपिटल टी बनेगा, मेल का गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। तो यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाली चीजें बन जाएंगी बच्चों। ये वाला पन्नेट स्क्वायर बन जाएगा अपना, है ना। तो ये हमारा पन्नेट स्क्वायर बन जाएगा। आप बता सकते हैं कि इसमें सारा जो फिनोटाइप है, जो फिनोटाइप है वो क्या है, सारे के सारे प्लांट टॉल है, क्योंकि कैपिटल टी तो टॉल होता ही है ना। बस जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसके अंदर भी कैपिटल टी इज डोमिनेंट, दैट इज व्हाई सारे आपको टॉल ही दिखेंगे अगर आप बाहर से देखेंगे उनको, है ना। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर जो होते हैं वो सारे के सारे टॉल होते हैं, ऑल आर टॉल। लेकिन जब हम जीनोटाइप कंडीशन देखते हैं तो जीनोटाइप कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर दो तो है वो कैपिटल टी मिल रहे हैं, दो आपको स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहे हैं। तो दो हेटेरोजाइगस दो होमोजाइगस 2:2 का आ जाता है, या फिर 1:1 आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन करते हैं व्हेन अ क्रॉस मेड बिटवीन द टॉल प्लांट विथ येलो सीड एंड
Tall plant with green seed. What proportion of phenotype in the offspring could be expected to be? Tall and green, dwarf and green. तो देखो यार आपके पास में इसका टॉल एंड ग्रीन का क्या रेशियो होगा हमें ये बताना है, एंड डॉर्फ एंड ग्रीन का क्या रेशियो होगा हमें वो बताना है। सबसे पहले अपन ये क्रॉस करवाते हैं। हमको क्या करवाना है कि कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ में हमें क्रॉस करवाना है कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल वाई, इनका क्रॉस करवाना है। तो देखो यार हम इनका क्रॉस करवाते हैं, तो अगर मान लो मैं इसको मेल मान लेती हूँ और इसको मैं फीमेल मान लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है ना बच्चों, यहाँ पर आपको पता है कि कितने टाइप के गैमीट्स बन जाएंगे। यहाँ पर देखो मैं पनेट स्क्वायर बना दूं आपके सामने। अगर हम पनेट स्क्वायर बनाए बच्चों, मान लो ये वाला मैंने यहाँ पर मेल साइड रखा और यहाँ पर मैंने फीमेल साइड रखा। मेल साइड में कितने टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल वाई के साथ में आ जाएगा एक बार, कैपिटल टी कैपिटल वाई, फिर कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये वाले बन जाएंगे। सेम फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर जो है बच्चों कौन कौन से बन जाएंगे, फीमेल के अंदर कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई, है ना, दो तरीके के गैमीट्स बन जाएंगे। तो अगर अपन इसमें पनेट स्क्वायर बनाते हैं पूरा का पूरा, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बच्चों, है ना। तो अगर हम इसका पनेट स्क्वायर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, देखो तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल टी स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल वाई, ठीक है। आपसे किसका प्रपोर्शन पूछा हुआ है, आपसे पूछा गया है कि टॉल एंड ग्रीन का क्या प्रमोशन है। टॉल एंड ग्रीन कौन कौन सी कंडीशन में हो सकते हैं पहले वो लिख लेते हैं। देखो आपके पास में टॉल हमेशा डोमिनेंट है और येलो सीड आपके पास में डोमिनेंट है, बट ग्रीन सीड हमेशा रिसेसिव है। देखिए देख पा रहे हो आप, ग्रीन सीड को हमेशा शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि कौन कौन से टाइप के अजम्पशंस हो सकते हैं कि टॉल और ग्रीन किस तरीके में हो सकता है। टॉल एंड ग्रीन एक तो हो सकता है बच्चों ऐसे कि कैपिटल टी ले लूं और स्मॉल वाई ले लूं, ठीक है, एक तो ऐसे हो सकता है। या फिर टॉल में हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है और स्मॉल वाई ही हमेशा ग्रीन रहेगा। तो मुझे ये वाले जीन्स का यहाँ पर ये वाले जो जाइगोट्स हैं इनका पता लगाना है कि ये कहाँ बने हैं और कितने प्रोपोर्शन में बने हैं, है ना। तो देख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल वाई कहाँ बना है। अगर हम देखें तो ये रहा एक तो, है ना। इसी के साथ में कैपिटल टी स्मॉल वाई कहाँ बना है, एक ये रहा यहाँ पर बच्चों, है ना। हाँ जी, यहाँ पर ये रहा, और इसके अलावा बच्चों एक ये रहा हमारे पास में, और इसके अलावा बच्चों हमारे पास में और कहीं पर भी नहीं है। तो 1 2 3 रेशियो बना है हमारे पास में, यानी टोटल हमारे पास कितने जाइगोट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हैं। तो 3 बने हैं आउट ऑफ 8, यहाँ पर ये 3 बने हैं, टॉल एंड ग्रीन आर 3, ठीक है। तो इसका परसेंटेज तुम निकाल सकते हो, लगभग 37.5% आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डॉर्फ एंड ग्रीन बताते हैं। तो डॉर्फ एंड ग्रीन की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो देखो डॉर्फ एंड ग्रीन की, डॉर्फ क्या है स्मॉल टी, ग्रीन क्या है स्मॉल वाई। तो इसका तो बच्चों एक ही है कॉम्बिनेशन, क्योंकि रिसेसिव है ना। तो रिसेसिव में हम बोल सकते हैं कि इसका कितना बनेगा 1 आउट ऑफ 8, है ना। 8 में से खाली एक ही होगा, मतलब 12.5% अगर अपन माने तो इतना ही है जो इसका कंट्रीब्यूशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे के सारे कैसे हैं, ये वाले हैं। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि इनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, दो पेरेंट्स है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। इफ द 2 loci are linked, what would be the distribution of phenotypic features in F1 generation for a dihybrid cross। देखो यार डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाना है सबसे पहले। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है हमारे पास में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आने चाहिए, ठीक है। कई बच्चे ना इनसे जेनेटिक्स के क्वेश्चन इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते। 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आने चाहिए। 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमारी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं अपन, अपने ऊपर वो कुछ नहीं है। बस अपन को देखना है कि जो 2 लोकाई हैं वो लिंक्ड है आपस में, मतलब जो 2 जीन्स हम लेंगे वो आपस में लिंक्ड हैं, वो सेपरेट नहीं है। और सेपरेट नहीं होंगे तो वो अपनी मर्जी से जाके गैमीट्स नहीं बना सकते हैं। ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलती हूँ कि बच्चों राउंड वाला जीन जो है, राउंड और येलो हम लेते हैं ना, हम क्या करते हैं राउंड येलो इस तरीके से हमारे पास में बनता है। तो हम क्या बोलते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में एक गैमीट बना लेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ में गैमीट बना लेगा,
एक हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ बना लेगा, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ बना लेगा, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन होता क्या बच्चों, ये 4 तरीके के गैमीट्स बन जाते हैं। लेकिन यहीं पे मैं बोल दूं कि ये जो 2 है, कैपिटल आर मतलब जो हमारा राउंड है और जो येलो है, ये दोनों ही जीन्स क्या है, ये दोनों लोकाई जो है आपस में लिंक्ड हैं। ये गैमीट्स एक दूसरे से ऐसे फ्रीली नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में कैसे बन जाएंगे, हमारे पास में कैसे बन जाएंगे कि अगर हम इसको बोले तो मैं बोलूंगी ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ही बनेगा, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिंक्ड है आपस में क्या है, लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ गैमीट बनाने के लिए फ्री नहीं है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। बस ये 2 ही टाइप के गैमीट्स बनेंगे अगर लिंक्ड है तो। लिंक्ड होंगे तो इनके पास में फ्रीडम नहीं है कि वो किसी के साथ भी जाकर गैमीट्स बना सके। ठीक है, तो ये इनके पास फ्रीडम नहीं होती है, जबकि इसके पास फ्रीडम है क्योंकि ये लिंक्ड नहीं है। तो हमें वही करना है बच्चों, यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स लेने हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो मान लो कि मैं फीमेल को ले लेती हूँ बच्चों, कुछ भी कैरेक्टर तुम्हारी मर्जी से कुछ भी ले लो, जो भी तुम्हारे अंदर मन में आ रहा है कि भाई ब्लू हेयर, ब्लू हेयर तो नहीं, ब्लू आईज, ब्लैक हेयर, जो भी कैरेक्टर लेना है। मैं यहाँ पर कुछ भी कैरेक्टर ले रही हूँ, उसको मैं कैपिटल बी बोल रही हूँ। पहले तो जो डोमिनेंट है, जो पहला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो मेरे पास में इस तरीके का है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन ही लेनी है। डाई हाइब्रिड करना है, इसलिए मैंने एक कैरेक्टर तो ले लिया कॉन्ट्रास्टिंग, दूसरा कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग और ले लेती हूँ। लेट्स सपोज स्मॉल कैपिटल एल और स्मॉल एल ले लिया, ठीक है, ये फीमेल ले ली। वैसे मैंने क्या कर लिया, मेल भी ले लिया, मेल भी तो सेम ही है, मेल भी ले लिया यहाँ पर। तो मैंने क्या करना है बच्चों यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर क्या करना होता है बच्चों कि जो मेल होता है, जो आपके पास में मेल है और फीमेल है, ये 2 ही टाइप के गैमीट्स बना पाएंगे, है ना। तो इसका पनेट स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले तो, है ना, इसका पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पर 2 ही टाइप के गैमीट्स बनेंगे। अगर मैं यहाँ पर मेल लिखूं, यहाँ फीमेल लिखूं, तो जो मेल होगा बच्चों वो कैपिटल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, 2 गैमीट्स बन गए। फीमेल के पास में भी सेम होगा, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है, ये वाले अपने पास में बन गए। ठीक है, अब हम बना दें कैपिटल बी एल एल, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, है ना, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी एल एल, है ना, इस तरीके का ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पर हमारे पास में व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर। अभी फिनोटिपिक फीचर का देखते हैं। देखो यार, ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर करेंगे। अब यहाँ पर एक रिसेसिव वाला एलील है तो सही, फिर उसका चलेगी कहाँ, डोमिनेंट की चलेगी। यहाँ भी डोमिनेंट वाला चलेगा, यहाँ भी डोमिनेंट वाला चलेगा, यहाँ रिसेसिव वाला चलेगा। मतलब 3 डोमिनेंट है और 1 रिसेसिव है, तो हम बोल सकते हैं कि फिनोटिपिक कैरेक्टर का जो रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है, ब्लू आईज, लॉन्ग हेयर्स, जो भी तुम्हारी मर्जी है, कोई भी कैरेक्टर ले लो, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो आपके पास में हमारे पास क्या आया, 3:1 आया। तो 3:1 के अंदर आपके पास क्या आए, कहीं पर भी बच्चों आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलेगा। अगर जीन्स आपस में लिंक्ड होते हैं, तो नो क्रॉसिंग ओवर विल बी देयर। ऑल पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मान लो कि मैं मान लेती कि भाई जो यहाँ कैपिटल बी है वो तो ब्लू आईज को शो करता है और कैपिटल एल लॉन्ग हेयर्स को शो करता है, तो ये डोमिनेंट है। तो यहाँ पर ब्लू आईज लॉन्ग हेयर होता, इस वाली कंडीशन में भी ब्लू आईज लॉन्ग हेयर होता, क्योंकि हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस में तो हमेशा इसका कैरेक्टर ज्यादा डेवलप्ड होगा, कि ज्यादा डोमिनेंट होगा, कैपिटल बी। ये भी आपके पास में क्या होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी ब्लू आईज लॉन्ग हेयर होता। यहाँ पर क्या है बेटा, ये स्मॉल बी ले लेते हैं अपन की वाइट, स्मॉल बी ले लेते हैं अपन की ब्लैक आईज है, और स्मॉल एल लेते हैं कि लेंथ छोटी वालों की है ना, लॉन्ग हेयर्स नहीं है, शॉर्ट हेयर्स है। तो ऑब्वियसली बात है कि शॉर्ट हेयर्स और ब्लैक आईज वाला खाली एक ही है, बाकी के सारे ब्लू आईज और लॉन्ग हेयर वाले हैं। ठीक है, तो हमारे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखेंगे, पेरेंटल में क्या था बेटा, ब्लू आईज एंड लॉन्ग हेयर थे। मेल में भी था कि ब्लू आईज एंड लॉन्ग हेयर थे, है ना, डोमिनेंट है, डोमिनेंस शो करेंगे। तो पेरेंटल भी क्या थे, पेरेंट्स क्या थे हमारे, ब्लू आईज लॉन्ग हेयर्स। और ये हमारे पास जो तीनों आए हैं, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों ही क्या है, ब्लू आईज लॉन्ग हेयर। खाली एक है जो हमारा क्या रह गया, ब्लैक आईज एंड शॉर्ट। ठीक है, कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनता बच्चों, सारे के सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन आए,
ठीक है। तो इस वजह से क्यों, क्योंकि हमारा जो कैपिटल बी एंड कैपिटल एल जो होता है ना, ये क्या है, लिंक्ड है। क्योंकि हमें बोला ना टू लोकाइज आर लिंक्ड, टू लोकाइज का मतलब होता है बेटा दो जीन्स, एक लोकाई मतलब एक जीन, दो लोकाई मतलब दो जीन्स, है ना। कई बच्चे ऐसे सोचते थे कैपिटल बी और स्मॉल बी को लिंक क्यों नहीं किया, बेटा ये एक जीन के दो एलील हैं, जीन एक ही है, दो एलील्स है खाली। लोकाई का मतलब होता है वन लोकाई पे एक जीन प्रेजेंट है, तो दिस होल जीन इज प्रेजेंट इन ऑन वन लोकाई। हमें टू लोकाइज की बात करिए, तो कैपिटल बी वाले की बात करेंगे, कैपिटल एल वाले की बात करेंगे, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं बेटा, ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीएच मॉर्गन इन जेनेटिक्स। तो टीएच मॉर्गन जो थे ना, उन्होंने क्या किया कि जब हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब बनाया गया, उसके बाद में लिंकेज के बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में जो डिस्कवरी और की गई थी, वो आगे इन्हीं के द्वारा की गई थी। जो टीएच मॉर्गन थे, इन्होंने क्या किया था कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर जीन की पोजीशन क्या होती है वो इस्टेब्लिश करी थी, है ना। तो जीन पोजीशन को इन्होंने बताया था, जीन पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। दूसरी बात बच्चों, इन्होंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों आता है ना। तो वेरिएशंस आने का जो बेसिस होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का पाया जाना, दैट इज व्हाई वेरिएशंस आते हैं। तो वेरिएशंस का कारण इन्होंने ढूंढा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों आता है। साथ में बच्चों इन्होंने एक लिंकेज का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया कि भाई लिंकेज नाम की भी कोई चीज होती है, कि जब दो जीन्स या दो लोकाई आपस में लिंक्ड होते हैं, जस्ट हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, दो लोकाइज या दो जीन्स जब आपस में लिंक्ड होते हैं तो कभी भी गैमीट्स फ्रीली नहीं बना पाएंगे, है ना, क्रॉसिंग ओवर नहीं शो करेंगे, वहां पर नए रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे, सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो लिंकेज को इन्होंने डिस्कवर किया। साथ ही साथ में बच्चों हमारे पास जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी उसके अंदर लिंकेज को इन्होंने परिभाषित किया, और साथ ही साथ में जो हमारी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होती है, इन्होंने ही बताया हमें। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में भी इन्होंने डिस्कवरी करके बता दी थी। उसके बाद में बच्चों जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस होता है, इन्होंने प्रपोज किया था, है ना, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हो कैसे रहा है, वो थ्योरी इन्होंने प्रपोज करी थी। साथ ही साथ में बच्चों इन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोम मैपिंग करी थी, क्रोमोसोम मैपिंग, क्रोमोसोम मैपिंग करी थी। मैपिंग का मतलब होता है बच्चों की इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम पे जीन्स कौन से कहाँ कैसे प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ ठीक है। एंड साथ ही साथ में बच्चों इन्होंने क्या किया था, म्यूटेशन के ऊपर स्टडी भी करी थी कि म्यूटेशन नाम की भी कोई चीज होती है। हालांकि म्यूटेशन को बहुत अच्छे से मतलब बताया नहीं इन्होंने, लेकिन हाँ इन्होंने स्टडी कर दी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी एंड इनका ये कंट्रीब्यूशन था। इस वजह से ही, इनकी वजह से ही हमें लिंकेज के बारे में पता चल पाया, इनकी वजह से हमें क्रॉसिंग ओवर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों इतने वेरिएशंस आ जाते हैं इनके बारे में पता चल पाया, है ना, सारी चीजें इनकी वजह से हो पाई। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बात करते बेटा पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। पेडिग्री एनालिसिस की अगर हम बात करें तो what is pedigree analysis? What is pedigree analysis and suggest how such an analysis can be useful? तो देखो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी कैरेक्टर को या उसका ट्रांसमिशन को देखना चाहें, पेडिग्री के थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन सा, जैसे मान लो हेटेरोजाइगस कंडीशन है कोई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि एलील कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ ये मूव कर रहा है ना, इसके ट्रांसमिशन को देखना चाहती हूँ मैं, इसकी पॉसिबिलिटी को देखना चाहती हूँ मैं। तो होमोजाइगस ट्रेट है या हेटेरोजाइगस ट्रेट है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, है ना, वो सब मुझे पेडिग्री से पता चल जाता है। तो पेडिग्री एनालिसिस में हम कुछ भी नहीं करते हैं, बस इतना करते हैं कि हम यहाँ पर एक पेडिग्री का स्टडी कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल इंसान में होमोजाइगस कंडीशन जा रही है या हेटेरोजाइगस कंडीशन जा रही है किसी भी कैरेक्टर की, है ना। अगर मान लो कोई इंसान है वो कैपिटल टी स्मॉल, वो लंबा, लेट्स सपोज कि एक पौधा है, वो पौधा लंबा है, अब लंबे के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि एनालिसिस में कैसे करूंगी, तो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पता लगा सकते हैं कि वो इंडिविजुअल पौधा जो है वो होमोजाइगस कंडीशन रखता है लंबे प्लांट के लिए या हेटेरोजाइगस, क्योंकि हो सकता है वो कैपिटल टी रखता हो इसलिए वो लंबा है, और ये भी हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी रखता हो इसलिए भी लंबा हो सकता है। तो इन सब चीजों की कंफर्मेशन के लिए, इनके ट्रांसमिशन के लिए, ये देखने के लिए कि एक पर्टिकुलर जो हमारा इंडिविजुअल होता है उसमें कैसी कंडीशन है, इसलिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे यूजफुल है, क्योंकि देखो यार हमारे जैसे कि ये तो सिर्फ हमारे प्लांट्स की मैंने बात करी, जो हमारी फैमिलीज होती हैं,
फैमिली में ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे परदादा सरदादा में ऐसा होता था, इसीलिए हमारे अंदर भी ऐसा है, ये तो सदियों से चला आ रहा है, प्रथा है ना, हमेशा से होता है ये तो, है ना, सबके ही करली बाल है हमारे घर में, तो हमारे परदादा के भी करली थे, हमारे दादा के भी करली है, हमारे पापा के भी हैं, हमारे भी करली हैं, तो वो जनरेशन से चलता आ रहा है। तो ये जनरेशन का एनालिसिस हमने कैसे किया? जनरेशन का एनालिसिस जो होता है बेटा, ये तो हमने बाल देख के कर लिया कि भाई फिनोटाइपिक कैरेक्टर के बेसिस पे, लेकिन बेटा ऐसे ही होते हैं कि कई बीमारियां होती हैं जो जनरेशन से चलती आ रही होती हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं, तो उन बीमारियों को पता लगाने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो जनरेशन जो होती है ना, किसी भी फीचर, किसी भी चीज का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हो रहा है ना, तो वो हम पता लगा लेते हैं, ट्रांसमिशन, ठीक है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 2 यहाँ पर हम देख लेते हैं बेटा जैसे कि हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया एक कैरेक्टर, हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, ठीक है, वो एक रानी के अंदर हुई थी, उसके बाद में उसके जितने भी वंशज आए थे उनमें भी ये बीमारी हुई थी। तो हीमोफीलिया की जेनेटिक काउंसलिंग अपन कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ पेडिग्री, है ना। उसके अलावा जो हम पर्टिकुलर जीन की वजह से जो डिजीज हो रही है उसको भी पता लगा सकते हैं कि कोई जीन है पर्टिकुलर जो डिजीज कॉज कर रहा है, तो उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो बोल सकते हैं डिजीज कॉजिंग जीन्स, ठीक है। वो डिजीज कॉज किसकी वजह से हो रहा है? रिसेसिव की वजह से हो रहा है या डोमिनेंट की वजह से हो रहा है? डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट जीन की वजह से डिजीज हो रही है, रिसेसिव की वजह से हो रही है। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, और साथ साथ में जो हमारा डिफेक्टिव जीन होता है, जो हमारे पूरी पेडिग्री एनालिसिस में हमें पता लग जाता है कि कौन सा जीन हमारा डिफेक्टिव है ना, उसकी भी हम पता लगा सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। आगे हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बींग्स। देखो यार बहुत सिंपल है, ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल होते हैं, तो मेल क्या होगा यहाँ पर, मेल के पास में आपके पास ऐसी कंडीशन मिलती है एक्स एंड वाई, ठीक है, फीमेल के पास एक्स एक्स कंडीशन मिलती है, तो यहाँ पे दो टाइप के गैमीट्स आएंगे एक्स वाई, यहाँ पर आपके पास एक ही टाइप का गैमीट आएगा एक्स। तो ये एक्स इसके साथ में जब क्रॉस करता है ना बच्चों, तो हमारे पास क्या बनता है, देखो ये एक्स इसके साथ में क्रॉस करेगा तो कैपिटल एक्स बनाएगा। जब हमारा इस y का x के साथ में क्रॉस होगा तो एक्स वाई कंडीशन बन जाएगी। तो यार देखो यहाँ पर 50-50% चांसेस होते हैं, जब एक्स एक्स होगा तो बच्ची क्या होगी, फीमेल, मतलब बच्ची जो होगी बेबी गर्ल होगी, और 50% जो होते हैं बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में जो मेल होता है वो क्या ऐसी कंडीशन में होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर, और जो फीमेल होती है वो हमेशा और हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होती है। दो टाइप के क्रोमोसोम नहीं होते फीमेल के पास में, एक ही टाइप का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जब बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है तो जेंडर डिसाइड करने में माँ का हाथ नहीं होता, माँ नहीं कर सकती जेंडर डिसाइड। जेंडर डिसाइड करने का पूरा किसका अधिकार होता है, फादर का, मेल का होता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन मेल के पास है, मेल के पास है 50-50% चांसेस, है ना। तो 50% उसके स्पर्म का चांस ये हो सकता है कि 50% वो एक्स एक्स बना दे, 50% वो एक्स वाई बना दे, हो सकता है 50% फीमेल भी हो जाए और लड़की भी हो जाए, लड़का भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता। तो ये जो होता है ना बच्चों, इसलिए हम बोल सकते हैं, और ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स में होता है। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ। देखो एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप हमारे पास में है। इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, वर्क आउट द जीनोटाइप्स, जीनोटाइप को हमें देखना है ऑफ द पेरेंट्स एंड द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द अदर ऑफस्प्रिंग्स। देखो यार अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बी ब्लड ग्रुप को हम ऐसे शो कर सकते हैं, या तो आई बी शो कर दो, होमोजाइगस कंडीशन शो कर दो, या तो हम इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन शो कर सकते हैं, क्योंकि ओ के ऊपर तो बी क्या होता है, डोमिनेंट होता है, तो हेटेरोजाइगस में तो बी आएगा तो वो बी डोमिनेंट होगा और बी ब्लड ग्रुप ही कहलाएगा वो। तो दो हो सकता है, इसीलिए हमसे पूछा गया है कि जीनोटाइप बताओ कि जीनोटाइप ये वाला है या ये वाला है फादर का। तो देखो सिंपल सी बात है, या तो पूछने की भी बात नहीं है कि अगर बच्चा ओ है, बच्चा अगर ओ ब्लड ग्रुप लेकर बैठा है, देयर आर हाई चांसेस, नॉट हाई चांसेस, इज कंफर्म्ड कि अगर ओ ब्लड ग्रुप बच्चा लेके बैठा है मतलब ओ कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, फादर और मदर से ही आया है, तो फादर और मदर के पास आई ओ जीन है, दैट इज वाई बच्चे के पास में ओ ब्लड ग्रुप आया है, राइट। और अगर हम मदर की बात करें तो उसके पास में ए ब्लड ग्रुप है, तो आई ए भी हो सकता है और आई ओ भी हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ओ ब्लड ग्रुप बच्चे के पास में आया तो मदर के पास में भी ओ वाली सीन तो होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर और आई
आई बी रखते तो ओ तो इन दोनों में कहीं पे भी नहीं है, और अगर फादर मदर में ओ नहीं है तो बच्चे में ओ आने का सवाल कैसे हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं एक ये तो मैं इसकी फादर ले लूं और यहाँ पर क्या है मैं इसकी मदर ले लूं, है ना, इनके बीच में मैं क्रॉस करवा देती हूँ। जैसे मैं क्रॉस कराऊंगी बच्चों, 2 गैमीट्स आएंगे यहाँ से और 2 गैमीट्स आएंगे हमारे यहाँ से। अब मैंने इसका यहाँ से क्रॉस करवाया तो आई ए आई बी आया, इसका इसके साथ में करवाया तो आई बी आई ओ आया, इसका इसके साथ में करवाया आई ए आई ओ आया, और इसका साथ इसके साथ में करवाया आई ओ आया। तो ये क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप, ये क्या है बी ब्लड ग्रुप, ये क्या है ए ब्लड ग्रुप, और ये क्या है ओ ब्लड ग्रुप। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं बच्चों ओ ब्लड ग्रुप इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ओ वाली कंडीशन थी। अगर ओ वाली कंडीशन नहीं होती तो गैमीट भी नहीं बनता, गैमीट नहीं बनता तो फ्यूजन नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता तो ओ ब्लड ग्रुप नहीं आता। इसलिए अगर बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप हम किसी भी रीजन की वजह से लेकर आए हैं, दैट मीन्स कि इसमें जीनोटाइप मेल और फीमेल का ऐसा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गैमीट का बता सकते हैं। Next question is explain the following term with example of co-dominance and incomplete dominance। देखो यार, co-dominance तो एकदम सिंपल है, अभी अभी हमने किया, एक क्रॉस किया था अभी अभी हमने ब्लड ग्रुप के लिए। तो आई ए एंड आई बी जो हमारे पास बने थे, आई ए और आई बी, इसमें हमें बोला ए बी ब्लड ग्रुप है, दैट मीन्स कि आई ए भी प्रभावी आई बी भी प्रभावी। एक दूसरे के ऊपर ऐसा नहीं कि आई बी को सप्रेस कर दिया जा रहा है, आई ए बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया आई बी को सप्रेस कर दिया, या आई बी बहुत डोमिनेंट हो गया आई ए को सप्रेस कर दिया, ऐसा नहीं है। दोनों ही इक्वली क्या आते हैं, अपना अपना कैरेक्टर शो करते हैं। तो ये हो जाता है को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस के अंदर हम बता सकते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन जब होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर इक्वली अपना कैरेक्टर शो करते हैं, इक्वली शोज देयर कैरेक्टर्स, ठीक है, आते अपना अपना कैरेक्टर शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड को डोमिनेंस। को डोमिनेंस जो होता है वो ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो बच्चों की आई ए और आई बी वाला सिस्टम होगा, दैट मीन्स कि इसका ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ए बी ब्लड ग्रुप मतलब आई ए वाले ने भी अपना उतना ही रखा, आई बी वाले का भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए अपना ब्लड ग्रुप ए बी बना के रखे हुए हैं। ये हो गया आपका को डोमिनेंस। अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ही अपना कैरेक्टर पूरा पूरा शो नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास में एक मिराबिलस चिल्लापाया 4 o'clock प्लांट होता है। क्या होता है, 4 o'clock प्लांट होता है, 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट में क्या होता है कि इस प्लांट के पास में 2 तरीके के फ्लावर आते हैं। एक फ्लावर होते हैं आपके पास रेड कलर के, एक होते हैं आपके पास व्हाइट कलर के। तो रेड और व्हाइट, यहाँ से कैपिटल आर गैमीट निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, दोनों का जब हम फ्यूजन करवा देते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाता है। और ये वाली जो कंडीशन होती है बच्चों, ना तो हम अगर सोचते हैं ना लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, तो क्या हुआ, कैपिटल आर अगर डोमिनेंट है, कैपिटल आर अगर डोमिनेंट है, दैट मीन्स कि ये अगर कैपिटल आर वाला रेड था और अगर ये वाला व्हाइट था, तो इस फ्लावर को जो F1 जनरेशन में आया है इसमें कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो कैपिटल आर डोमिनेंट के हिसाब से ये रेड होना चाहिए था। जबकि बच्चों ये जो होता है पिंक कलर का शो होता है, पिंक कलर जो होता है दोनों के बीच का है, ना तो वो पूरा रेड है ना तो वो पूरा व्हाइट है, पिंक कलर का आ गया, मतलब वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई, ना तो वो पूरी तरीके से डोमिनेंट हुआ ना ही वो दोनों को डोमिनेंट हुए कि भाई दोनों इक्वली अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। और ना ही ऐसा हुआ कि कोई एक अपना ज्यादा कैरेक्टर शो कर रहा है, दोनों का मिक्सअप होके आ गया, तो हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसी को बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन। देखो यार, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि आपके पास में ये जो डीएनए होता है ना, इस डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये अंदर के साइड में जो प्रोजेक्टेड नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इनमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं कभी कभी, कि मान लो यहाँ पर जो था ग्वानिन था, इस ग्वानिन को हटा के यहाँ पर पोजीशन ग्वानिन की थी, यहाँ पे अगर अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करता है या यहाँ से हटके कोई और इसकी जगह के ऊपर आके बैठेगा, तो आपके पूरे के पूरे कैरेक्टर में बदलाव आ जाएगा। हो सकता है आपको कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है आपको कुछ भी हो जाए, मतलब आपके ये जो पर्टिकुलर जगह होती है ना, चेंज नहीं होती कभी भी, है ना, फिक्स रहती है। अगर एक नाइट्रोजनस बेस की जगह में चेंजेस आ जाए या एक नाइट्रोजनस बेस के अंदर बदलाव आ जाए डीएनए के अंदर, तो वो होता है पॉइंट म्यूटेशन। मतलब इस एक पॉइंट के ऊपर बदलाव आया, म्यूटेशन का मतलब बदलाव, एक पॉइंट पर जब बदलाव आता है तो हम इसको बोल देते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन हमेशा होता है चेंज इन, हम बोल सकते हैं चेंज इन सिंगल बेस पेयर। जब हम बोलेंगे सिंगल बेस पेयर में जब चेंज आ जाता है, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए,
सीएनए के सिंगल बेस पेयर में जब चेंज आ जाता है उसको हम बोल देते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और इसके एग्जांपल्स जो होते हैं ना बच्चों, सिकल सेल एनीमिया, ये जो एक बीमारी होती है वो हमेशा किसकी वजह से होती है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होती है। सिकल सेल एनीमिया होता है, आपके पास में हीमोफीलिया होता है ना, ठीक है, प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ जाता है। यहाँ पर आपके पास में ग्वानिन को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया आपके पास में कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। इतनी सी बात आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, हु हैड प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो यार, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को 1902 में प्रपोज किया था सटन और बोवेरी ने, सटन एंड बोवेरी ने, ठीक है। इन दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था, ठीक है। इतना सा है, इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया था दोनों, ऐसा नहीं था कि साथ में आके प्रपोज किए हैं। इसको बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली इसको प्रपोज किया गया है सटन एंड बोवेरी, दो साइंटिस्ट के अंदर, थियोडोर बोवेरी, वॉल्टर सटन, थियोडोर बोवेरी, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिम्टम। ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है, यानी ऑटोसोम्स के ऊपर कोई बीमारी हो रही है। आपके पास में यार आपके जो क्रोमोसोम होते हैं टोटल कितने होते हैं, 23 पेयर्स। 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम। 23 पेयर में से जो 22 पेयर होते हैं ना आपके, वो 22 पेयर तो होते हैं बेटा ऑटोसोम, जो आपका जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं। जो एक पेयर होता है वो आपका जेंडर डिसाइड करता है, उसको हम बोल देते हैं एलोसोम। जैसे कि फीमेल के अंदर XX होगा फीमेल में, और XY जो होता है वो किस में होता है, मेल में होता है। ये जेंडर डिसाइड करने वाले होते हैं, बाकी ऑटोसोम सब में सेम रहते हैं। मान लो इस ऑटोसोम के अंदर इनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, ऑटोसोम के अंदर इन वाले क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ जीन में इधर उधर गड़बड़ी हो जाए, तो कौन से हो सकते हैं। तो आपके पास में दो ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, उनके फंक्शन, उनके सिम्टम्स के साथ में बताई गई, एनसीईआरटी के अंदर भी बताई गई है। सबसे पहला हम बता सकते हैं बेटा जी, हमारे पास डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम होता है, आपको पता है कि वो ट्राइसोमी की वजह से होता है। जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी की वजह से होता है। आपको पता है 21st क्रोमोसोम जो होगा बेटा वो ऑटोसोम होगा, और उसकी ट्राइसोमी की वजह से वो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसके अगर सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर सिम्टम कैसा होता है, जो बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम हुआ है, फ्लैट हैंड्स होंगे उसके, शॉर्ट नेक होगी, मतलब गर्दन उसकी छोटी हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट नेक कंडीशन होगी। अगर आप उसकी हथेली देखेंगे वो फ्लैट होगी बिल्कुल, तो फ्लैट हैंड्स होते हैं, शॉर्ट नेक हो जाती है। उसके साथ में बेटा उसका जो फोरहेड होता है ना, माथा, वो ब्रॉड होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ब्रॉड फोरहेड होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में बेटा उसका जो माउथ होता है वो पार्शियली ओपन रहता है, पार्शियली ओपन माउथ, है ना। एंड साथ साथ में फ्यूरोड फ्यूरोड टंग रहती है, टंग जो होती है ना उसमें दरार रहती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूरोड टंग, ठीक है। इसके साथ में बेटा उसके हार्ट में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हार्ट संबंधित बीमारियां उसको रहती हैं, बाकी के भी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी काफी उसकी बीमारियां रहती हैं। उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड होती है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्टंटेड, उसकी फिजिकल स्टंटेड, उसकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ सब स्टंटेड रहती है ना। हम बोल सकते हैं फिजिकल एंड मेंटल, ये ग्रोथ स्टंटेड रहती है उसकी, है ना, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। नंबर 2 हम इसमें एक और दे सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया। ये भी क्या है, सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर होता है जो ऑटोसोम पे होता है, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारी आरबीसी जो होती है ना वो जनरली कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है, तो ये होती है बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव। बट सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपको पता है कि सिंगल बेस पेयर में चेंजेस आ जाते हैं। तो सिंगल बेस पे में जब पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से जो आरबीसी होती है वो बाइकॉनकेव से हटकर ये सिकल शेप की हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है, इस तरीके से सिकल शेप की हो जाती है। इलोंगेटेड हो जाने की वजह से ना बच्चों ये प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी नहीं कर पाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से ही बनता है। अब हीमोग्लोबिन ही कम हो गया तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को जो इनकी एफिनिटी होती है वो वीक पड़ जाएगी, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं होगा, और इसी वजह से पूरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहेगी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहेगी। और इसकी वजह से क्या होता है ना बच्चों, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये भी क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है।
इस तरीके से बच्चों इस वाले चैप्टर के आपके सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खत्म होते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इसी तरीके की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दोगे तो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम आपकी हेल्प करते रहेंगे और प्लीज मेक श्योर दैट जितने ज्यादा हो सकता है उसको शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन वीडियोस से उन बच्चों की भी हेल्प हो पाए जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।